Welcome to Physio Poetry with Alhas sir. This is our second video on gait. अगर आपने गेट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई विल रिकमेंड कि आप वो चेकआउट करें. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द गेट टर्मिनोलॉजी और गेट के डिटर्मिनेंट्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत बार एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आए हैं. तो इस वीडियो में हम ये दो चीजें कवर करेंगे. One is the variables of the gate and second is the determinants of the gate. So without wasting any time, let's begin. So शुरू करते हैं सबसे पहले गेट की टर्मिनोलॉजी, गेट के वेरिएबल्स के बारे में. तो कोई भी मोशन को अगर हमें मेजर करना है या कोई भी मोशन को हमें जानना है, अच्छे से समझना है, तो हम दो चीजें लेते हैं. पहली चीज है टाइम और दूसरी चीज है डिस्टेंस, कि वो मोशन कितनी टाइम ड्यूरेशन में हो रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हो रहा है. तो गेट को भी अच्छे से समझने के लिए हम दो चीजें लेते हैं, टाइम और डिस्टेंस. इन दोनों को साथ में हम स्पाशियो टेम्पोरल वेरिएबल्स भी कहते हैं और इन वेरिएबल्स की मदद से हम गेट को और अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से उन चीजों को मेजर कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम इंटरप्रिटेशंस लगा सकते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गेट में क्या क्या, जो नॉर्मल गेट की हमने बात की फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं. उन चीजों को हम इन वेरिएबल्स से चेक कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि जो टाइम के रिलेटेड जो वेरिएबल्स है, टेम्पोरल वेरिएबल्स है, उसमें स्टांस टाइम, स्टेप ड्यूरेशन, कैडेंस एंड वॉकिंग वेलोसिटी आएगा. जो आपके डिस्टेंस वेरिएबल्स हैं उसके अंदर हमारा स्ट्राइड लेंथ, स्टेप विड्थ, टो आउट एंगल एंड स्ट्राइड ड्यूरेशन, जो आपका कंप्लीट गेट साइकिल का ड्यूरेशन है, वो इसमें आएगा. सो पहले बात करते हैं हम टाइम वेरिएबल्स की, टेम्पोरल वेरिएबल्स की, जिसे हम सेकेंड्स और मिनट में मेजर करते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे स्टांस टाइम की. सो जैसे कि आपको पता है कि स्टांस फेज क्या होता है, इट इज द 60% ऑफ द टोटल गेट साइकिल. तो स्टांस फेज, और वो है जब हमारा फुट जो है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेगा. दैट इज आवर स्टांस टाइम, दैट वी ऑल नो. तो जो स्टांस ड्यूरेशन है, स्टांस पीरियड जो चल रहा है, वो कितनी देर के लिए है, वो अगर मेजर करना है तो वो हम टाइम वाइज उसमें मेजर कर सकते हैं कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो कितनी ड्यूरेशन, उसको स्टांस फेज के लिए कितना ड्यूरेशन लग रहा है. दैट विल बी आवर स्टांस टाइम, कि अगर एक राइट लिम्ब है वो कितनी देर स्टांस फेज में रह रहा है, लेफ्ट लिम्ब है वो कितनी देर स्टांस फेज में रह रहा है. दैट वी विल मेजर इन स्टांस टाइम. In stance time we can measure the single support time. Single support time मतलब वो टाइम पीरियड जब आपका सिंगल एक्सट्रीमिटी, अगर राइट लेग है तो सिर्फ राइट लेग ही ग्राउंड के कांटेक्ट में है. आपकी बॉडी का पूरा वेट, आपके HAT, दैट इज योर हेड, आर्म एंड ट्रंक, इसका जो वेट है वो एक लिम्ब के ऊपर है, लोअर लिम्ब के साथ. तो एक लिम्ब के ऊपर जब वो वेट रहेगा तो वो जो आपका सपोर्ट टाइम ड्यूरिंग दैट गेट साइकिल, जो हमारा सिंगल सपोर्ट पीरियड है, वो कितनी ड्यूरेशन का है, उससे भी हम वहां पे टेम्पोरल वेरिएबल्स में मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल मेजर द डबल सपोर्ट टाइम. हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जो हमारा टोटल गेट साइकिल का जो 20% पीरियड है, जो डबल सपोर्ट का पीरियड है, तो वो डबल सपोर्ट टाइम कितना है, उसका ड्यूरेशन कितना है. एंड व्हाई वी मेजर दिस, एज वी एज, जैसे जैसे अगर एज बढ़ेगी तो डबल सपोर्ट टाइम ज्यादा होगा. हमने हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें देखा है, व्हेन दे वॉक तो उनके दोनों पैर ज्यादा समय तक जमीन के कांटेक्ट में रहेंगे. तो उस टाइम पे ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ज्यादा बैलेंस बना के रखने के लिए, और उनकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी. तो वहां पे क्या होगा, उनका जो डबल सपोर्ट टाइम होगा वो बढ़ जाएगा इन कंपेयर टू द नॉर्मल अडल्ट यंग इंडिविजुअल. तो ओल्ड एज में डबल सपोर्ट टाइम बढ़ेगा. दैट इफ वी मेजर दैट इट विल कम इनटू द टेम्पोरल वेरिएबल्स, टाइम वेरिएबल्स. नेक्स्ट वन थिंग आई मिस्ड हियर, आपका जो सिंगल सपोर्ट टाइम है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा राइट लेग स्टांस फेज में है, तो अगर मैं उसका टाइम ड्यूरेशन मेजर कर रहा हूं तो मतलब लेफ्ट वाले लेग का टो आउट हो गया, वो अब स्विंग फेज में है,
तो डबल सपोर्ट कब होगा? जब लेफ्ट वाले फीट का हील स्ट्राइक होगा, तभी डबल सपोर्ट आएगा। तो अगर मैं सिंगल स्टांस फेस का सिंगल सपोर्ट देख रहा हूं टाइम फॉर राइट लिम्ब, तो वही सेम टाइम मेरे लेफ्ट लिम्ब का स्विंग टाइम होगा। ओके, तो राइट लेग का जो सिंगल सपोर्ट टाइम है, तो ये पैर तो हमारा टो आउट हो गया, इसका लेफ्ट का तो स्टांस फेज कंप्लीट हो गया, तो अब ये स्विंग फेज में आ गया और ये हमारा सिंगल सपोर्ट है अंटिल आई एम डूइंग अ हील स्ट्राइक ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीमिटी। तो राइट लेग का जो सिंगल सपोर्ट टाइम है वो मेरे लेफ्ट एक्सट्रीमिटी का स्विंग टाइम रहेगा, तो उसे अलग से मेजर करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम गोज फॉर अनदर लिम्ब आल्सो, कि जब मेरा लेफ्ट पैर सिंगल सपोर्ट में होगा, लेफ्ट लोअर लिम्ब सिंगल सपोर्ट में होगा, तो और राइट का जैसे ही ये टो आउट हुआ, ये सिंगल सपोर्ट में आ गया, जैसे ये टो आउट होता है और मैं आगे राइट लिम्ब का हील स्ट्राइक करता हूं, तब तक मेरा जो लेफ्ट एक्सट्रीमिटी है, लेफ्ट लोअर लिम्ब है, वो सिंगल सपोर्ट में है, तो उस टाइम ड्यूरेशन को मैं राइट साइड का स्विंग फेज भी कह सकता हूं। नेक्स्ट इज अ स्टेप ड्यूरेशन। आप एक स्टेप लेते हो आगे, इफ आई एम पुटिंग अ लेफ्ट फुट फॉरवर्ड एंड देन आई एम टेकिंग अ राइट स्टेप, तो ये स्टेप लेने में कितना ड्यूरेशन लगा, इसे हम स्टेप ड्यूरेशन कहेंगे। देन कम्स योर कैडेंस। कैडेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हम बहुत जनरली लेते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं। कैडेंस इज अ नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन अ पर्टिकुलर टाइम, whether it is in a particular in a second or in a minute। हम जनरली मिनट वाला प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हमें मेजर करने में इजी होता है और हम डेली और या वीकली पेशेंट का फीडबैक उसमें ले सकते हैं। सो फॉर अस इट विल बी नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इन 1 मिनट, उससे हम कैडेंस कहते हैं। हम 1 मिनट में कितने कदम चलते हैं, 1 स्टेप, जैसे अगर हमने एक पे रखा तो 1 स्टेप, देन सेकेंड, तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टेप्स इन 1 मिनट, दैट विल बी आवर कैडेंस। अगर कैडेंस हमारे 1 मिनट में 180 से ऊपर चले जाते हैं तो हम वॉकिंग की जगह फिर रनिंग करने लगेंगे, तो हमारा जो ये डबल सपोर्ट टाइम होगा वो खत्म हो जाएगा, डबल सपोर्ट पीरियड आएगा ही नहीं, क्योंकि वो 180 स्टेप्स आ रहे हैं इन 60 सेकेंड्स, तो मतलब हर 1 सेकंड में 3 स्टेप्स आए, तो वहां पे आपका डबल सपोर्ट आपका चला जाएगा, देन इट विल कम इन अ वॉकिंग, इट विल कम इन अ रनिंग। ये चीज एक नॉर्मल अडल्ट में, अडल्ट मेल की अगर हम बात करें तो फॉर अ मेल एवरेज जो कैडेंस होता है वो 110 स्टेप्स पर मिनट का एक एवरेज रहता है। जब दिस इज फॉर मेल 110 स्टेप्स एंड एवरेज एडल्ट मेल विल टेक, उनका कैडेंस 110 रहेगा एवरेज। ये प्लस एंड माइनस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन हैबिट, उसकी हाइट, उसकी स्टेप लेंथ, इन सब के ऊपर ये वेरिएबल वेरी करेगा ये चीज। फॉर मेल इट इज 110, फॉर फीमेल इट इज 116 स्टेप्स पर मिनट। सो लड़कियां लड़कों से तेज चलती है, शायद इसी वजह से अभी जैसे जैसे दौर आगे बढ़ रहा है, दे आर वेरी फास्ट एंड दे आर वेरी स्पीडी, सो उन्होंने लड़कों को पकड़ने लिया, उनसे आगे भी वो बढ़ गई है। सो गर्ल्स हैव अ मोर कैडेंस बिकॉज ऑफ शॉर्टर लोअर लिम्ब, और उनकी जो स्टेप लेंथ होती है वो भी छोटी होती है कंपेयर टू मेल। तो इस वजह से क्या होता है कि उनकी जो कैडेंस है, जो स्टेप 1 मिनट में लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा कैडेंस लेते हैं। सो फॉर एन एवरेज एडल्ट फीमेल द कैडेंस आर 116 एंड फॉर एवरेज एडल्ट मेल द कैडेंस आर 110। इट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन, बट जनरली एक एवरेज दिया गया है एंड इट इज दिस वैल्यू हियर। नेक्स्ट इज योर वॉकिंग वेलोसिटी। वॉकिंग वेलोसिटी हम उसे कहेंगे कि आप कितना डिस्टेंस मेजर कर रहे हो इन अ गिवन नंबर ऑफ टाइम। सो द डिस्टेंस मेजर, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया इन मीटर, और वो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगा इन सेकेंड। सो यू कैन हैव द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर स्पीड।
दीज आर द टेम्पोरल वेरिएबल्स जो हम गेट के लिए मेजरमेंट में यूज कर सकते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्टेंस वेरिएबल और वी कैन से स्पाशियल वेरिएबल्स. उसमें पहली चीज है स्ट्राइड लेंथ. स्ट्राइड लेंथ हम किसे कहेंगे? स्ट्राइड लेंथ इज द लेंथ की जहां पे आपके एक ही लोअर लिम्ब की, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये राइट लेग है, दिस इज द लेफ्ट, दिस इज राइट, तो एक ही लोअर लिम्ब के दो सेम इवेंट, आई रिपीट, एक ही लोअर लिम्ब के दो सेम इवेंट, इफ आई से ये हिल स्ट्राइक ऑफ राइट एक्सट्रीमिटी टू द अनदर हिल स्ट्राइक ऑफ सेम एक्सट्रीमिटी, ये इवेंट हिल स्ट्राइक का एक इवेंट आया और उसी एक्सट्रीमिटी का राइट का ही जो सेम इवेंट हिल स्ट्राइक, ये जो पूरी लेंथ होगी इसे हम कहेंगे स्ट्राइड लेंथ. आप टो आउट से भी ले सकते हो, द डिस्टेंस विल बी सेम, कि राइट लेग का टो आउट वहां से डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, कोई राइट लेग के ही टो आउट तक का डिस्टेंस, तो ये भी आप ले सकते हो एज अ स्ट्राइड लेंथ. बट ज्यादा कन्वीनियंट हमें हिल स्ट्राइक टू हिल स्ट्राइक रहता है. सो जनरली क्लिनिक्स में या कॉलेज में या जब भी फॉर अ सब्जेक्ट व्हेन वी मेजर वी गो फॉर हिल स्ट्राइक टू हिल स्ट्राइक. सेम फॉर लेफ्ट लोअर लिम्ब, लेफ्ट लोअर लिम्ब के हिल स्ट्राइक से अनदर लेफ्ट लोअर लिम्ब के हिल स्ट्राइक तक हम वहां का जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे दैट विल बी अ स्ट्राइड लेंथ, दैट इज कॉल्ड वन स्ट्राइड. ओके. स्टेप लेंथ किसे कहेंगे? आपका सेम इवेंट ऑफ डिफरेंट लोअर लिम्ब, फॉर एग्जांपल हिल स्ट्राइक ऑफ राइट एक्सट्रीमिटी एंड हिल स्ट्राइक ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीमिटी. तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, आई लव दिस, ये जो डिस्टेंस है राइट लोअर लिम्ब एक्सट्रीमिटी का, लोअर एक्सट्रीमिटी का हिल स्ट्राइक से लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी का हिल स्ट्राइक तक का जो डिस्टेंस होगा इसे हम स्टेप लेंथ कहेंगे, कि एक स्टेप का लेंथ कितना है. वी कैन कंपेयर विथ, अगर हम ये लेफ्ट के लिए होगा, ये लेफ्ट स्टेप का लेंथ रहेगा, ये जो डिस्टेंस है ये राइट स्टेप के लिए स्टेप लेंथ रहेगा. एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू मेजर नॉट डायगोनली, हमें स्ट्रेट मेजर करना है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है स्ट्रेट, डायगोनली मेजर नहीं करना है. डायगोनल मेजर करने में कुछ सेंटीमीटर्स का डिफरेंस आ सकता है. वी कैन कंपेयर लेफ्ट स्टेप लेंथ एंड राइट स्टेप लेंथ, हम इसे कंपेयर भी कर सकते हैं. आई गिव अ परफेक्ट एग्जांपल. मान लो कि अगर आपके राइट पैर में चोट लग गई है, कांटा चुभ गया है या कुछ भी, आपको वहां पे पेन हो रहा है, हाउ यू विल वॉक? जब आप चलोगे तो आपका एक पैर का स्टेप लेंथ आपका कम रखोगे, आप पैर नजदीक में ही रखोगे, एंड देन जो दूसरा पैर होगा उसको आप आगे रखोगे, तो यहां पे स्टेप लेंथ चेंज हो जाएगी. आपका जो राइट स्टेप लेंथ होगा वो कम आएगा कंपेयर टू लेफ्ट स्टेप लेंथ. तो आप इसे इस तरह से मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट इज योर स्टेप विड्थ. दोनों स्टेप के बीच में विड्थ कितनी है, तो उसे हम कैसे मेजर करेंगे? जो एक कांटेक्ट पॉइंट है आपका हिल स्ट्राइक का, फॉर एग्जांपल अगर हिल स्ट्राइक का ये कांटेक्ट पॉइंट है, यहां से लेके जो दूसरी एक्सट्रीमिटी है राइट एक्सट्रीमिटी, इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है यहां पे, हम वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट नीचे, और ये जो डिस्टेंस है दिस, ये डिस्टेंस दोनों स्टेप के बीच में कितना विड्थ है ये जानने के लिए, तो एक लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटी का एक सेंटर पॉइंट और राइट का जो एक कांटेक्ट पॉइंट है, उन दोनों के बीच को, सी व्हाट आई डिड हियर, कि एक एक्सट्रीमिटी का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको मैंने नीचे डायगोनली स्ट्रेट खींच लिया और यहां पे इनका डिफरेंस मैंने दिया, इनके बीच का जो गैप है दैट वी विल कंसीडर एज अ स्टेप विड्थ. नॉर्मली इन ओल्डर पर्सन, इन प्रेगनेंसी, ये जो स्टेप विड्थ है ये बढ़ जाती है टू हैव टू गेन मोर ग्राउंड सपोर्ट, टू हैव मोर बेस ऑफ सपोर्ट. ये जो डिस्टेंस है, ये आपकी जो स्टेप विड्थ है ये बढ़ जाएगी इन दैट केस. तो इसे भी हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर टो आउट एंगल. टो आउट एंगल क्या होता है?
कि व्हेन वी वॉक नॉर्मली तो हमारा जो फुट होता है वो थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट होता है मिड लाइन से। तो हमारा जो फीट होगा वो थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट होगा और थोड़ा सा हमारे जो टोज होंगे वो बाहर की तरफ निकले होंगे। सो हमारा जो सेकंड मेटाटार्सल है दिस, जो सेकंड मेटाटार्सल है वहां से हम एक उसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ खींचेंगे। प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय ड्राइंग्स बट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकंड मेटाटार्सल से हम स्ट्रेट लाइन पीछे की तरफ खींचेंगे, जो हमारी एक मिड लाइन होगी उसके साथ वो इंटरसेक्ट करेगा और यहां पे जो एंगल बन रहा है दिस, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम टो आउट एंगल कहेंगे। ये जो एंगल बना है इसे हम टो आउट एंगल कहेंगे। नेक्स्ट इज योर स्ट्राइड ड्यूरेशन। स्ट्राइड ड्यूरेशन मतलब आपका एक यहां से राइट स्टांस से लेके यहां तक, दूसरा जब आप राइट फुट स्टांस में आ रहा है यहां की हिल स्ट्राइक से लेके यहां तक कितनी ड्यूरेशन हो रही है। इस सेम लाइक आर क्या कहते हैं इसे, हम पूरा एक गेट साइकिल कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम वन इवेंट टू कंप्लीट दूसरा इवेंट। यहाँ पे आपका बीच में राइट फीट का स्विंग फेज भी आ जाएगा, देन अगेन आपका स्टांस से शुरू होना है, तो यहाँ पे कंप्लीट गेट साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो इसे हम यहाँ पे गेट साइकिल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसे हम स्ट्राइड ड्यूरेशन कहेंगे। Many times in exam it has been asked कि write about the various determinants of gait। तो इसमें कई बार स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज होती है कि क्या लिखना है, what are the determinants of gait। So determinants are basically various movements which are happening at your pelvis, your knee, your ankle and your foot। तो ये जो कुछ छोटी छोटी मूवमेंट्स है which are responsible for smoothing of your gait। हम इतनी स्मूथली चलते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो इट कैन अकर नॉट अ स्मूथ गेट, वो बहुत ही खराब गेट दिखेगा या हम हमारा बैलेंस भी लूज कर सकते हैं। आई गिव यू परफेक्ट एग्जांपल। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर चला जाता है, we all know the line of gravity passes from the center of gravity। so अगर हमारा जो center of gravity है अगर बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर जा रहा है, if it goes out I might lose my balance। so हमें मेक श्योर करना है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक तो बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में रहे, दूसरा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसमें बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ना हो। डेफिनेटली हम मोशन में होंगे, वी विल वॉक, तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मूव करेगा, इट विल गो वर्टिकली डाउनवर्ड, इट विल आल्सो मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट द मेन थिंग इज कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो एकदम स्मूथ होना चाहिए, तभी हमारा जो गेट होगा वो एकदम स्मूथली आगे ट्रांजिट करेगा। सो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स जो ये चीज मेक श्योर करते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्मूथली ट्रैवल करे, एक साइनोसाइडल वे में ट्रैवल करे, एक स्मूथली ट्रैवल करे। इस तरह के जो डिटर्मिनेंट्स है उसके बारे में हम देखेंगे। सो दे आर बेसिकली 5 और 6 डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले है पेल्विक टिल्ट जो फ्रंटल प्लेन में होता है, पेल्विक टिल्ट, pelvic rotation which occurs in the transverse plane। you have physiological valgus of the body जब आप lateral displacement एक determinant है, knee flexion in stance phase, your ankle mechanism और इसे हम knee ankle foot interaction भी कहते हैं, और foot mechanism। so basically ये 5-6 जो mechanisms है, जो determinants है, ये हमारे गेट को स्मूथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्मूथली ट्रांजिट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ आई एम टेकिंग दिस बॉल एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होती है कमेंट में बताओ। सो आई विल प्लेस दिस एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर। सो बेसिकली पहला डिटरमिनेंट की बात करेंगे, दैट इज पेल्विक टिल्ट, जो फ्रंटल प्लेन के अंदर जो मोशन होगी, दिस इज फ्रंटल प्लेन, यहां पे हमारी जो भी मोशन होगी इसके बारे में बात करेंगे। तो पेल्विक टिल्ट जब भी हम स्टांस फेज में आते हैं, व्हेनेवर आई एम कमिंग इन अ स्टांस फेज, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ वर्टिकली उठेगी, बिकॉज आई एम कमिंग इन अ स्टांस फेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, बिकॉज माई लेग इज लेंथन, ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा आ सकती है।
अब इसे कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसे हम कंट्रोल कैसे किया जाता है कि जो ऑपोजिट साइड, जो स्विंग फेस का जो एक्सट्रीमिटी है, उस साइड का जो पेल्विक होगा वो ड्रॉप होगा। इट ड्रॉप अप टू 5 डिग्री, जिसकी मदद से क्या होगा कि इस तरफ का जो लिम्ब है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी और कंट्रोल वे में जाएगी और ये मोशन भी बड़ी स्मूथ होगी। इस दौरान एक और चीज हो रही है कि जैसे ही हम ये लिम्ब लिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा जो स्टांस फेस का जो लोअर लिम्ब है उसमें अडक्शन हो रहा है। इट इज कमिंग टुवर्ड्स द बॉडी, तो इसमें अडक्शन होता है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे ही मैं वेट बेयर करूंगा, जैसे स्टांस फेज में आऊंगा, सिंगल लिम्ब सपोर्ट आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंट्रोल में रखने के लिए ऑपोजिट साइड जो पेल्विक होगा वो ड्रॉप होगा एंड इस जो स्टांस फेज का जो एक्सट्रीमिटी है उसका अडक्शन हुआ एंड इट गोज फॉरवर्ड आल्सो। सो इफ आई गो फ्रॉम फॉरवर्ड, तो यहां पे जब मैं पैर रखूंगा तो इट विल ड्रॉप, यहां पे पैर रखूंगा दिस साइड विल ड्रॉप। सो इससे क्या हो रहा है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज्यादा डिस्प्लेस ना होके कम डिस्प्लेस होगी। तो यहां पे अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, अगर ये ड्रॉप नहीं होगा तो क्या होगा, यहां पे ड्रॉप हो जाएगा तो ये कम डिस्प्लेस होगा एंड देन अगेन द अपोजिट साइड पेल्विस विल ड्रॉप। सो द मूवमेंट विल अकर्स लाइक दिस। सो द अपोजिट साइड जो स्विंग फेस का जो पेल्विस है वो 5 डिग्री जितना आपके फ्रंटल प्लेन में ड्रॉप करेगा। नाउ इफ यू कैन सी, अगर ये ड्रॉप नहीं होगा तो किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। इफ आई डोंट डू द अडक्शन, इफ आई डोंट मेक श्योर द पेल्विस इज ड्रॉपिंग, तो कैसा होगा कि आई टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, तो यहां पे ये चीज इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। आई माइट लूज द बैलेंस, मैं इस तरफ गिर सकता हूं, तो यहां पे इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। डू ट्राई दिस एट होम, ये कंफर्टेबल नहीं होगा अनलेस अंटिल यू डू दिस रोटेशन। आप जब पेल्विक ड्रॉप करते हो तो यहां पे आपको मेंटेन करना इजी हो जाता है कंपेयर टू दिस। अभी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाएगा। सो दिस इज पेल्विक टिल्ट। सेकेंड, पेल्विक रोटेशन, फॉरवर्ड रोटेशन इन टर्मिनल स्विंग। अब हमें अगर स्विंग फेज में पैर आगे रखना है तो हम यहां पे आगे रखेंगे, और आगे रखना है तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आगे रखेंगे। बट अगर मान लो कि आपके पेल्विक स्टेबल है, अगर ये बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहे तो आप एक लिमिट तक ही पैर आगे रख पाओगे, बट इसमें स्मूथ तो मूवमेंट होगी नहीं, बिकॉज आप पेल्विक कैन मूव। तो ट्रांसवर्स प्लेन में जब हमारा जो स्विंग फेस का आखिरी पार्ट होता है, जो लेट स्विंग होता है, उसमें क्या होता है कि और पेल्विस स्विंग वो लेटरली रोटेट करते हैं इन टर्मिनल स्टांस, जिससे मदद से हम लेग को ज्यादा स्ट्रेच ना करके भी ज्यादा लेंथ ले सकते हैं। मैंने स्टेप लेंथ की बात की थी, तो स्टेप लेंथ ज्यादा ले सकते हैं। अगर पेल्विक रोटेट नहीं करेंगे तो पैर यहां तक ही जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ पेल्विक रोटेशन ये चीज मैं स्मूथली कर सकता हूं, एज वेल एज मैं ज्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकता हूं कंफर्टेबली। सो रादर देन गोइंग लाइक दिस, हमारे जब हम मोशन करते हैं तो हमारे पेल्विक थोड़ा सा आगे मूव करेंगे, सो इट गोज लाइक दिस। तो यहां पे पेल्विक का रोटेशन होगा इन ट्रांसवर्स प्लेन, इस प्लेन में मोशन हो रहा है। सो इन ट्रांसवर्स प्लेन रोटेशन ऑफ पेल्विस विल अकर, तो हमारे जो पेल्विस है वो ट्रांसवर्स प्लेन में रोटेट करेंगे इन टर्मिनल स्टांस फेस, और ये रोटेशन अप टू 8 डिग्री जितना होता है। सो दिस वाज द सेकंड डिटरमिनेंट। थर्ड इज फिजियोलॉजिकल वाल्गस ऑफ द बॉडी। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लेस विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, बेस ऑफ सपोर्ट जितना छोटा होगा उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा। आई गिव एन एग्जांपल, इफ आई इंक्रीज द बेस ऑफ सपोर्ट, और अगर मैं मोशन कर रहा हूं, अगर मैं चलूंगा तो आई विल वॉक लाइक दिस, आई वॉक लाइक दिस। अगर बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा है तो मैं चल रहा हूं तो मेरी अपर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज्यादा है यहां पे। सो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि कम से कम, नॉर्मली जितना बेस ऑफ सपोर्ट कम रहे उतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होगा बॉडी का। एंड you have watched supermodels walking on a ramp and they walk with less base of support, जैसे वो कैट वॉक करते हैं ना, एक पैर के आगे दूसरा पैर। Do watch their videos, you will see a less displacement in their upper body. I'm sure boys अभी यहाँ पे पॉज करके वीडियोस देखने जाएंगे, but complete this video and later you can see it. Okay, so फिजियोलॉजिकल वाल्गस में क्या होता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जितना बेस ऑफ सपोर्ट ज्यादा होगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड आवर बॉडी ट्राइज कि जितना वाल्गस रहे, जितना
कम डिस्प्लेसमेंट हो, कम बेस ऑफ सपोर्ट हो, जो कंफर्टेबल हो आपकी बॉडी के लिए, उतना कम डिस्प्लेसमेंट उसका हो। मूविंग फॉरवर्ड, नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग स्टांस फेज। जब हम स्टांस लेते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो नी है वो एकदम स्ट्रेट नहीं रहेगा। आप किसी को वॉक करते हुए देखेगा और आप जब भी खुद भी चल रहे तो इफ यू सी, आपका जो नी है वो थोड़ा सा बेंड होगा इस पोजीशन में। व्हेन यू डू अ इनिशियल स्टांस फेज, हील स्ट्राइक हुआ, फुट फ्लैट हुआ, तो यहां पे क्या होगा, नी थोड़ा सा फ्लेक्स होगा। इससे से क्या होगा कि आपकी जो लिम्ब की जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इट विल हेल्प कि आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब ऊपर रहेगा तो इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, इतना बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा। सो व्हाट आवर बॉडी नेचुरली डू, ये नी थोड़ा सा फ्लेक्स कर देते हैं। Up to 20 degree of knee flexion occurs during this phase, which help to lower the center of gravity. Moving forward, the ankle mechanism, और इसे आप knee ankle foot interaction भी कह सकते हो। Center of gravity क्लियर? So, knee ankle foot mechanism interaction में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब when we do a walking, तो हमारी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्यादा जल्दी चेंजेस ना आए, अब्रप्ट चेंजेस ना आए, उसे प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक साथ मोशन होती है इन आवर नीज, एंकल एंड फुट, और ये बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही महीन होती है। तो आप इसे स्लो मोशन के बिना नहीं देख सकते। सो व्हेन वी डू, जब हम नी फ्लेक्शन करते हैं, जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, व्हेन वी गो लाइक जब हम मिड स्टांस पोजीशन से जब लेटर पार्ट में जाते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, अच्छा ये हमारा पैर मिड स्टांस में है, राइट लेग, अब हम लेटर पार्ट में जा रहे हैं, तो यू हैव टू सी फोकस हियर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ उठेगी, बट इसे कंट्रोल करना है। सो मिड स्टांस में मैं हूं यहां पे और पैर आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट रहेगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऊपर ही रहेगी, इसे कंट्रोल करना है ऊपर जाते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो वो हमारी बॉडी कैसे करती है, तो जब ये फेज होगा आफ्टर मिड स्टांस, इस पॉइंट पे क्या होगा कि थोड़ा सा नी फ्लेक्शन होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एंकल विल गो इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन हुआ तो थोड़ा और हमारी जो ये लिम्ब है वो थोड़ा और शॉर्टन हुई, ठीक है। और फुट में हो रहा है हमारा प्रोनेशन, ई वर्जन होगा थोड़ा सा। इसकी मदद से क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर अब्रप्टली ऊपर नहीं जाएगी, कंट्रोल वे में ऊपर जाएगी, क्योंकि यहां से तो छोटा हो गया हमारा लिम्ब, तो इसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, थोड़ा सा कंट्रोल वे में रहेगा, बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। सो एक ये हो गया। दूसरा, व्हेन वी डू द लास्ट फेज की जब हम पैर हील ऑफ करते हैं, सो जब मेरा लेफ्ट पैर हील ऑफ होगा तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, ये हील ऑफ हो रहा है तो यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ उठेगी, तो इस पैर में क्या होगा, नी एक्सटेंशन हो रहा है। ओके, एज यू कैन सी दिस मोशन विल अकर व्हेनेवर आई डू अ हील ऑफ। जब मैं हील ऑफ करूंगा तो ये हील ऑफ होगा और दूसरे पैर का नी एक्सटेंशन में जाएगा। इफ आई शो फ्रॉम दिस एंगल, तो जब हील ऑफ हो रहा है तो हमारा दूसरा पैर नी एक्सटेंशन में जाएगा। दिस मोशन नॉर्मली अकर्स इन आवर बॉडी और ये बहुत ही स्मूथ वे में होती है। सो हील ऑफ जब होगा, माय सेकंड लिम्ब विल गो इनटू एक्सटेंशन। तो नी में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। एंकल विल गो इनटू प्लांटर फ्लेक्शन। एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन होगा, इस पैर का हील ऑफ हो रहा है उस टाइम पे, तो यहां पे हील ऑफ हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी, तो वो कंट्रोल वे में जाए। तो एक पैर की मदद से वो नीचे की तरफ जा रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दूसरा पैर कोशिश करेगा उसकी जो नी एंकल फुट मैकेनिज्म्स है उससे कोशिश करेगा कि जो थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को थोड़ा ऊपर करे, ताकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम से नीचे ना चली जाए। जब भी ये हील ऑफ हो और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ जाएगी, दिस नी विल गो इनटू एक्सटेंशन। एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है और फुट में सुपेशन होगा, इन्वर्जन होगा थोड़ा सा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम से नीचे ना जाए और कंट्रोल वे में नीचे जाए। सो दैट इज आवर नी एंकल फुट इंटरेक्शन, इसे हम एंकल मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। लास्ट इज फुट मैकेनिज्म। फुट मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब हम लास्ट में पुश ऑफ फेज करते हैं, टो ऑफ जो हमारा फेज होता है, तो टो ऑफ फेज में क्या होता है कि हमारा पैर लेंथन हो जाता है थोड़ा सा, मतलब वो स्ट्रेट हो जाता है।
तो यहां पे क्या होगा कि जब हम टो ऑफ करेंगे तो जो हमारा जो एंकल है, फुट है, उसकी लेंथ इस तरह से बढ़ जाएगी। तो यहां पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऊपर पुश कर सकते हैं। इन लास्ट पुश ऑफ फेज, लास्ट हमारा जो टो ऑफ फेज है उसके अंदर, कि इससे क्या होगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। सो दीज आर द ऑल डिटर्मिनेंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर द स्मूथनिंग ऑफ आवर गेट। ये जो मूवमेंट्स होती है ये हमें वॉलेंटरीली करनी नहीं पड़ती है, ये हमारी जॉइंट्स में अपने आप जब हम मोशन करते हैं वो हो जाती है। एंड वन थिंग वी नो कि हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें अब्रप्ट चेंजेस आए, बहुत ही जल्दी जल्दी चेंजेस आए और रिपीटेड चेंजेस आए। स्मूथ मूवमेंट उसमें रहेगी, उतने ही बेहतर हम उसको बैलेंस कर सकते हैं और उतना ही बेहतर वो गेट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।